चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 को। इसी बीच 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में चोरा चोरी नामक स्थान पर एक घटना घट गई। चोरा चोरी में शांतिपूर्वक जुलूस को पुलिस ने दबाना चाहा, जिस कारण उत्तेजित भीड़ ने पुलिस चौकी को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। इसमें एक थानेदार व 21 सिपाही मारे गए। गांधी ने इस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को बंद करने का निर्णय लिया। 12 फरवरी 1922 को बारडोली में कांग्रेस कमेटी की बैठक में गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की। जेल में बंद लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने गांधी के इस निर्णय का विरोध करते हुए पत्र लिखा। सुभाष चंद्र बोस व जवाहरलाल नेहरू ने भी गांधी के इस निर्णय से दुखी हुए। आंदोलन को समाप्त होने पर भी अंग्रेजों का दमन चक्र कम नहीं हुआ। 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को राजद्रोह के खिलाफ गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी को 6 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई, किंतु गांधी को फरवरी 1924 में जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान खादी को बढ़ावा देने, छुआछूत को समाप्त करने आदि में लगाना प्रारंभ किया। इस आंदोलन की आलोचना की इस आधार पर की जाती है कि यह आंदोलन स्वराज प्राप्ति में सफल नहीं हो सका। गांधी द्वारा 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का वादा पूरा नहीं किया जा सका। खिलाफत के प्रश्न का भी अंत हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने में भी यह आंदोलन सफल नहीं हुआ। इसके विपरीत सांप्रदायिक भावना को बढ़ावा मिला। पंजाब में किए गए अत्याचारों का निवारण नहीं हुआ। इस आंदोलन के रचनात्मक कार्यों में को सफलता अवश्य मिली। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना, चरखा चलाना एवं खादी तैयार करना, स्वदेशी वस्तु अपनाना आदि महत्वपूर्ण कार्य हुए। इस आंदोलन ने कांग्रेस को नई दिशा प्रदान की। इसने कांग्रेस के आंदोलन को जन आंदोलन का रूप प्रदान किया। इसने भारतीयों में स्वराज की प्राप्ति की प्रबल इच्छा जागृत की। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को चुनौती देने के लिए जनता को संगठित किया। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य टर्की के साम्राज्य के बंटवारे का विरोध करना तथा खलीफा के पद को बनाए रखना था। इस आंदोलन मुख्य रूप से प्रतिक्रियावादी था। तुर्की के सुल्तान को मुस्लिम खलीफा अर्थात मजहबी मामलों का मुख्य मजहबी गुरु मानते थे। प्रधानमंत्री जॉर्ज लॉयड ने भारतीय मुसलमानों को यह विश्वास दिलाया कि टर्की की अखंडता को बनाए रखा जाएगा, किंतु प्रथम विश्व युद्ध में विजयी होने के बाद साथ ही ब्रिटेन का टर्की के प्रति व्यवहार बदलने का अपने धार्मिक स्थानों की रक्षा को लेकर मुस्लिम चिंतित थे। टर्की की हार के बाद ब्रिटेन ने विजयी शक्तियों के साथ मिलकर टर्की साम्राज्य का बंटवारा कर दिया। टर्की के एवं खलीफा के साथ किए गए व्यवहार से भारतीय मुसलमानों में असंतोष की भावना फैली। भारतीय मुसलमानों ने इसका विरोध करते हुए आंदोलन चलाया था। इस प्रकार भारत के खलीफा के पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए चलाया गया यह आंदोलन खिलाफत आंदोलन के अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर SMA अंसारी, हकीम अजमल खां, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली हज़रत मोहनी आदि इस आंदोलन का प्रमुख नेता थे। स्थान स्थान पर खिलाफत कमेटी की स्थापना की गई। दिल्ली में 22 से 23 नवंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन ने यह निर्णय लिया कि यदि उनकी मांगें न मानी गई तो ब्रिटिश सरकार का सहयोग करना बंद कर देंगे। खिलाफत सम्मेलन में गांधी की विशेष अतिथि के रूप में बुलाया गया। गांधी ने खिलाफत कमेटी में सरकार के खिलाफ अहिंसात्मक आंदोलन, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम को स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा। जून 1920 में इलाहाबाद के अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अधिवेशन में गांधी के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए इस आंदोलन की अगुवाई का अधिकार गांधी को सौंपा गया। खिलाफत के प्रश्न को लेकर अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया। सरकारी नौकरी की एवं सरकारी उपाधियों का त्याग कर नहीं देने आदि कार्यक्रम मुख्य रूप से चलाया गया। असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन एक साथ चले। गांधी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू एवं मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर माना जो आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। गांधी ने खिलाफत के प्रश्न को संवैधानिक सुधारों एवं पंजाब की घटनाओं से भी महत्वपूर्ण बताया। 1920 में लगभग 18,000 मुसलमान अंग्रेजों के अधीन रहकर कुफ्र रहकर समझकर हिंदुस्तान छोड़कर चले गए। अली बंधु मोहम्मद अली एवं शौकत अली को गिरफ्तार कर लिया गया। शीघ्र ही खिलाफत का प्रश्न अप्रासंगिक हो गया। टर्की की जनता ने कमाल पाशा के नेतृत्व में क्रांति कर नवंबर 1922 को टर्की के सुल्तान को सत्ता से वंचित कर दिया। कमाल पाशा ने टर्की के सेक्युलर राज्य बनने के लिए प्रयास किया। 1924 ईस्वी में कमाल पाशा ने खिलाफत अर्थात खलीफा के पद को समाप्त किया। तब भारत में कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिमों का साथ प्राप्त करने की रणनीति के तहत खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। तात्कालिक रूप से कई मुस्लिम राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हुए। मजहबी चेतना का राष्ट्रीय राजनीति में समावेश होने से सांप्रदायिक शक्तियाँ की मजबूत हुई। लोगों ने गांधी द्वारा खिलाफत आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के प्रयासों की राजनीतिक भूल मानते आलोचना की। खिलाफत आंदोलन स्थगित होते ही अधिकांश मजहबी मुस्लिम नेतृत्व कांग्रेस के से अलग हो गए। केरल के मालाबार में मोपला मुस्लिम विद्रोह हुआ, जिससे स्थानीय हिंदुओं में जनधन की हानि उठानी पड़ी। 1922 से 1930 तक के घटनाक्रम स्वराज्य दल और असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद भावी कार्यक्रम को कांग्रेस के मत में भिन्नता थी। 1919 के मोर्टेंग
चेम्बर्सफोर्ड अधिनियम के अंतर्गत होने वाले विधानमंडलों के चुनाव में भाग लेने के प्रश्न को लेकर मतभेद थे। सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल और हकीम अजमल खान जैसे नेताओं का मानना था कि बदलती हुई राजनीतिक परिस्थिति में कांग्रेस को कौंसिल के चुनाव में भाग लेना चाहिए। कौंसिल में प्रवेश कर सरकार का विरोध करने की नीति अपनाई गई। ये लोग परिवर्तनकारी रेडिकल कहलाए। दूसरी ओर अपरिवर्तनकारी नॉन रेडिकल कहलाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबू राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंसारी एवं राजगोपालाचारी जैसे नेता थे, जिन्होंने विधानमंडलों के चुनाव में भाग लेने का विरोध किया। ये लोग सूद काटने और शराबबंदी, छुआछूत समाप्त करने व मुस्लिम हिंदू एकता स्थापित करने आदि गांधीवादी रचनात्मक कार्यक्रमों को चलाने के पक्षधर थे। कांग्रेस के दिसंबर 1922 में गया अधिवेशन में कौंसिल में प्रवेश को लेकर कांग्रेस के नेताओं के बीच तीव्र मतभेद उत्पन्न हो गया। अध्यक्ष चित्तरंजन दास के प्रयासों के बावजूद भी कौंसिल में प्रवेश प्रस्ताव अस्वीकार हो गया। परिवर्तनवादियों ने मार्च 1923 में इलाहाबाद के अपने समर्थकों का अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाकर स्वराज दल की स्थापना की। इनके अध्यक्ष चित्तरंजन दास व सचिव मोतीलाल नेहरू थे। यह निर्णय लिया गया कि केंद्रीय विधानसभा एवं प्रांतीय विधानसभा परिषदों में प्रवेश कर एक निश्चित समय में राष्ट्रीय मांगों को पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालेंगे। इन्होंने कांग्रेस के रचनात्मक कार्यक्रमों को समर्थन देने का भी निर्णय लिया। नवंबर 1923 को विधानमंडलों के चुनाव में स्वराज दल को सफलता मिली। स्वराज दल के प्रयासों से 1925 ईस्वी में विठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। स्वराज दल के सदस्यों ने 1919 में अधिनियम में खोखलेपन को उजागर किया। उन्होंने प्रांतों में द्वैत शासन की असफलता को उजागर कर इस संबंध में मूडीमैन समिति की नियुक्ति करवाई। इन्होंने गोलमेज परिषद बुलाने की मांग की, जिसमें उत्तरदायी शासन की स्थापना की जा सके। जून 1925 में चित्तरंजन दास की मृत्यु से स्वराज दल को बड़ा आघात पहुंचा। 1926 के चुनाव में स्वराज दल को विशेष सफलता नहीं मिली। स्वराज दल का प्रभाव समाप्त हो गया। साइमन कमीशन नवंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमिश्नर की नियुक्ति की। साइमन की अध्यक्षता में गठित इस आयोग में एक भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस आयोग का उद्देश्य संवैधानिक सुधार पर सुझाव देना, भारतीय शासन व्यवस्था के संबंध में जांच करते हुए इस कमीशन को यह रिपोर्ट देनी थी कि उत्तरदायी शासन लागू करना उचित है या नहीं, प्रांतों में द्वैत शासन लागू करना चाहिए या नहीं। एक भी भारतीय सदस्य को इस कमीशन में न होने के कारण भारतीयों को आत्मनिर्णय के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए अपमान समझा। कांग्रेस ने दिसंबर 1927 को मद्रास अधिवेशन में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का बहिष्कार का निर्णय लिया। हिंदू महासभा, लिबरल फेडरेशन एवं मुस्लिम लीग ने साइमन कमीशन के प्रति विरोध का मार्ग अपनाया। हालांकि मुस्लिम लीग ने साइमन कमीशन के विरोध के प्रश्न पर मोहम्मद शफी के नेतृत्व में एक गुट लीग से अलग हो गया। साइमन कमीशन 2 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचा। साइमन कमीशन को भारत पहुंचते ही इसके विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन हुआ। बम्बई, मद्रास, दिल्ली, कलकत्ता आदि स्थानों पर इसके विरुद्ध एक अखिल भारतीय हड़ताल की गई। यहाँ कमीशन जहाँ जहाँ गया वहाँ उसके काले झंडे दिखाकर साइमन वापस जाओ के नारे के साथ विरोध किया गया। केंद्रीय विधानसभा ने भी साइमन का स्वागत करने से इनकार कर दिया। जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा, वहां पंजाब के प्रमुख नेता लाला लाजपत राय के नेतृत्व में बहुत बड़ी संख्या में जनसमूह ने इसका विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी बरसाई। इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए और कुछ दिनों के बाद इसकी मृत्यु हो गई। लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए प्रदर्शनकारियों ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत व जवाहरलाल नेहरू को भी चोट आई। पटना में साइमन कमीशन के स्वागत के लिए ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गाँव से गाड़ियों को लोगों को बैठाकर पटना लाया गया, किंतु ये गाँव वाले पटना में आकर गाड़ियों से उतरकर साइमन कमीशन का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के साथ मिल गए। मजदूर किसानों एवं नवयुवकों ने साइमन कमीशन के विरोध में हुए आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। साइमन कमीशन विरोधी इस आंदोलन ने अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन को और तीव्र कर दिया और विभिन्न दलों एवं नेताओं ने एकजुट होकर संवैधानिक सुधार के लिए एक वैकल्पिक योजना बनाकर साइमन कमीशन को जवाब देने की सहमति जताई।